दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी दो सुपर हीरो की लड़ाई की कहानी है। एक तरफ परमाणु और दूसरी तरफ शक्तिमान योद्धा की जोरदार टक्कर। तो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जिसके अनंत क्षेत्रफल में हर पल कुछ न कुछ घटता रहता है। यूं तो ज्यादातर घटनाएं ब्रह्मांड के घने अंधेरे में ही विलीन होकर रह जाती हैं, लेकिन कुछ वहां की सीमाओं को लांघकर पृथ्वी की तरफ लपलपा उठती हैं। ठीक आज की तरह निसंदेह यह पृथ्वी के लिए तबाही और बर्बादी के घोतक थी, लेकिन पृथ्वीवासी तो इससे बेखबर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ठीक इंस्पेक्टर विनय की तरह तूफान से भागती इंस्पेक्टर विनय की जीप रक्षा मंत्रालय के सचिव की कोठी के सामने पहुंचकर चिंगाड़कर रुक गई। कुछ पल बाद ही किस किस चीज की चोरी हुई है आपके यहाँ? एक कंप्यूटर कार्ड की। कमाल की बात यह है कि वह कार्ड उस सामने वाले सेफ में रखा था। उस चोर ने कंप्यूटर कार्ड के अलावा किसी चीज को छुआ तक नहीं। चोर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एकदम अनोखा था वह। मैंने ऐसा चोर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो उधर उस खिड़की से उड़ता हुआ हवा की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझ पर घन सा वार कर मुझे बेहोश करके वह कंप्यूटर कार्ड ले उड़ा। बुरी तरह चौंका इंस्पेक्टर विनय। वह चोर उड़ता हुआ आया था? जी हाँ, मैंने अभी इसी खुली आंखों से देखा। वह सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। ओह, उसका हुलिया वगैरह? हल्की रोशनी में मैंने उसे सिर्फ एक पल के लिए देखा था, लेकिन एक पल में ही उसका ना भुलाया जाने वाला हुलिया मेरे दिमाग में मानो प्रिंट होकर रह गया। उसने अपने चेहरे पर पीले और हरे रंग का नकाब चढ़ा रखा था। शायद वैसा ही लिबास उसके पूरे शरीर पर भी था। उसका कद बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। अगर तुम्हारे सिर से कैप हटाकर तुम्हें वह नकाब पहना दिया जाए तो तुम बिल्कुल वैसे ही लगोगे। ओह नो! बुरी तरह आंखें फाड़कर सचिव की तरफ देखते रह गया इंस्पेक्टर विनय। तुरंत ही अपने आप को संभाला। ओके जोशी साहब, मैं उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर विनय, लेकिन तुम एकाएक पसीने से क्यों ना आ गए? मैंने चोर को तुम जैसा बताया है, तुम्हें चोर नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही आज कुछ गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए। खैर, अब मैं चलता हूँ। हवा का झोंका सा बनकर उस कमरे से बाहर निकले इंस्पेक्टर विनय ने बाहर खड़ी अपनी जीप में बैठते ही राहत की सांस ली। सड़क पर दौड़ती जीप से ज्यादा तेज दौड़ रहा था इंस्पेक्टर विनय का दिमाग। पिछले 2 दिनों में रक्षा मंत्रालय के 3 व्यक्तियों के घर में ऑपरेशन बम के कंप्यूटर कार्डों की चोरी हुई है। और वह चोर कौन है, यह मुझे घर पहुंचकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। घर के अंदर पहुंचकर एक कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया इंस्पेक्टर विनय। रक्षा मंत्रालय के सचिव जोशी ने बताया कि उस अनोखे चोर का कद ठीक मेरे जितना है, यानी 6 फुट 4 इंच। उसके चेहरे पर, शरीर पर पीला और हरे रंग का नकाब है, जिसकी पुष्टि जोशी के साथ साथ अपर सचिव खन्ना ने भी की थी। वह हवा में उड़ता है और रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष ने बताया था कि उसकी कमर में एक बेल्ट बंधी हुई है, जिससे वह ऐसी किरणों को छोड़ता है जिससे चोर ने उन्हें अच्छी तरह बांध दिया था। ये मैंने इसकी कमर पर बेल्ट भी बना दी। ओह नहीं! इसी के साथ मारे हैरत के इंस्पेक्टर विनय के शरीर पर चींटियां सी रेंगने लगी। आश्चर्य से फटे मुंह से निकले कुछ ही शब्द, यह तो परमाणु है। अपनी इस बात पर विनय मुस्कुराया बिना ना रह सका। और फिर परमाणु वह चोरी करेगा क्यों? ऑपरेशन बम की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उसे भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं वहां तो पहुंचने के लिए। ओ शिट! ये क्या सोचने लगा मैं? परमाणु हूं और मैं ही इंस्पेक्टर विनय।
अगर मैं वह चोरी करता तो क्या मुझे पता नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देश और मानवता का दुश्मन परमाणु कभी नहीं बम बन सकता। उन तीनों को और साथ में मुझे कोई गलतफहमी हुई है। चोर परमाणु नहीं, कोई और है, और वह कौन है यह मैं जल्द ही खोज निकालूंगा। अब फिलहाल मुझे यह विचार अपने दिमाग से झटक देना चाहिए और नहा धोकर फ्रेश हो जाना चाहिए। कपड़े उतारकर विनय बाथरूम में पहुंचा और आश्चर्य से ऐसे उछला मानो उसने सामने कोई भूत खड़ा देख लिया हो। ओह नहीं, ये क्या? सामने रखी माउथ वॉश की बोतल पूरी की पूरी भरी हुई रखी है। मैं रोज रात को सोने से पहले माउथ वॉश जरूर करता हूँ, यह मेरा रोज का नियम है। लेकिन यह बोतल बता रही है कि मैंने कम से कम पिछले 3 दिनों से माउथ वॉश नहीं किया, क्योंकि 3 दिन पहले खरीदी गई इस बोतल की अभी तक सील भी नहीं टूटी। क्या चक्कर है ये? विनय विनय, ये आवाज ममता की आवाज है। वह शायद मुझसे मिलने आई है। विनय, अरे भाई कहाँ हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में हूँ। ममता तुम बैठो, मैं नहा कर अभी आया। नहाकर विनय बाथरूम से बाहर आया। हेलो ममता, कैसे आना हुआ? आई तो थी मैं शहर में 3 रहस्यमय चोरियों के बारे में तुमसे पूछताछ करने, लेकिन कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह दे दूं कि अपने कानों को मैल साफ कराओ, क्योंकि ना तो अभी तुम्हें विनय के रूप में मेरी पुकार सुनाई दी और ना ही कल रात उस समय जब तुम परमाणु बनकर जाने कहाँ उड़े चले जा रहे थे। कल रात में परमाणु के रूप में तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है ममता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 3 रातों से परमाणु क्या विनय के रूप में भी घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि इन 3 दिनों में खूब लंबी तान कर सोता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? वह तुम ही थे। मैंने तुम्हारी वीडियो कवरेज भी की है। संयोग से वह कैसेट मेरे बैग में ही मौजूद है। VCR टीवी कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही ममता ने VCR चालू किया, यह देखो, यह तुम ही हो ना? 100%। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कल रात परमाणु बनकर निकला था। 1 मिनट, ये कवरेज तुमने कहाँ की? कनॉट प्लेस के अशोक टावर के पास कल देर रात वहाँ आग लग गई थी, जिससे अपने वीडियो मैगजीन के लिए कवर करने के लिए मैं वहाँ पहुँची थी। कनॉट पैलेस के अशोक टावर के पास? ओ माय गॉड, वहाँ से तो 2 ब्लॉक दूर ही रक्षा मंत्रालय के सचिव जोशी की कोठी है। क्या हुआ विनय? क्या मतलब हुआ इसका? विनय तेजी से ममता को मतलब समझाता चला गया। सब कुछ सुनकर ममता विनय को यूं देखती रह गई जैसे वह चांद से उतरा प्राणी हो। नहीं विनय, ये नहीं हो सकता। तुम वह चोर नहीं हो सकते। अब तक तो मैं यही समझता था कि ममता, लेकिन तुम्हारी कवरेज साबित करती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हाँ, गड़बड़ तो जरूर हो सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम इस गड़बड़ के बारे में जल्द ही पता करके रहेंगे। काश प्रोफेसर साहब साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बम्बई ना गए होते तो ऐसे समय पर वह हमारी काफी सहायता करते। नेवर माइंड विनय, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं चलती हूँ। कुछ ही घंटों बाद वापस लौटकर तुमसे मिलूंगी। तुरंत ही वहां से रवाना हुई ममता। विनय को इस हाल में छोड़कर जाना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर विनय के साथ हो रही गड़बड़ को जानना है तो विनय पर नजर रखना जरूरी है, और यह काम ममता के लिए नहीं, प्रियंका के बस का है। 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक विनय या परमाणु नजर नहीं आया। परमाणु नजर आया। तेजी से लहराकर प्रियंका परमाणु तक पहुंची। परमाणु रुको, परमाणु कहाँ जा रहे हो? परमाणु की आंखों के भाव देखकर चीख ही निकल गई प्रियंका के कंठ से। दूसरे क्षण वह परमाणु की तेज वार से हवा में कलाबाजियां खाती नजर आई। ओ परमाणु! अपनी कमर से वह स्प्रे गन उतार कर अपने हाथों में संभालती हुई पलटी प्रियंका। ऐसी ही किसी परिस्थिति से निपटने के लिए इस क्लोरोफॉर्म स्प्रे गन के साथ
तैयार होकर आई थी मैं। फिर जमीन की तरफ लहरा उठे परमाणु के बेहोश शरीर को प्रियंका ने अपनी बाहों में संभाला और उसे लेकर एक तरफ उड़ चली। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैंने और भी कई उपाय कर रखे हैं, जिनमें से एक ये है। परमाणु को अच्छी तरह मोटी जंजीरों से जकड़ दिया प्रियंका ने। कुछ देर बाद जब परमाणु को होश आया तो, परमाणु शुक्र है तुम्हें होश आ गया परमाणु, मैं तुम्हारी साथी प्रियंका तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, इधर सामने मेरी तरफ देखो परमाणु। प्रियंका की तरफ क्या देखता परमाणु? वह तो अग्नि नेत्रों से अपने बंधनों को देख रहा था। उसके मुंह से झागों के साथ निकल रही थी गुरगुराहट। दूसरे पल परमाणु के जबड़े भिजते चले गए, उसके शरीर की एक एक नस फूलती चली गई, और यह सब इस बात का प्रमाण था कि परमाणु अपने बंधनों को तोड़ डालने में प्रयासरत था। ऐसी स्थिति में प्रियंका का चिंतित हो जाना लाजमी ही था। मैंने परमाणु को यह सोचकर इन जंजीरों में बांधा था कि साधारण अवस्था में परमाणु इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं उस समय भूल गई थी कि परमाणु साधारण अवस्था में नहीं है। लेकिन उसकी यह हालत हुई कैसे? शायद कुछ याद करके चौंकी प्रियंका। कहीं परमाणु के दिमाग पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। और इस अवस्था में लग रहा है कि परमाणु में 10 हाथियों का बल आ गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जंजीरें उसे ज्यादा देर तक कैद में रख पाएंगी। और इस जंजीरों की कड़ियां टूटने लगीं। अब परमाणु जल्द ही इन बंधनों से तोड़ डालेगा। मुझे परमाणु को होश में लाने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ सोचना होगा, वरना ये छूट जाने के बाद मेरे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तभी प्रियंका ने चुटकी बजाई। आया दिमाग में। परमाणु का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। उसे सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का झटका देना जरूरी है, और उसके लिए यह एकदम ठीक रहेगा। सरपट उगलती तार से लैंप से अलग करके प्रियंका ने उस परमाणु को छुआ दिया। इसी के साथ दर्द से तड़प उठा परमाणु एक झटके से अपने बंधनों को तोड़ डाला। ओह, परमाणु ने अपने बंधन तोड़ डाले, लेकिन मेरी तरकीब से वह सामान्य हुआ है या नहीं? प्रियंका की आंखों में मंडराते शंका और भय के बादल। परमाणु के बोलने के साथ ही छटे। प्रियंका, परमाणु, ओह परमाणु शुक्र, मैं तुम्हें सामान्य करने में कामयाब हुई। मैं इस हाल में कैसे? अचानक मुझे क्या हुआ था? मैं बताती हूँ, सुनो। फिर प्रियंका परमाणु को सब कुछ बताती चली गई। दिवाली के पटाखे से फूट रहे थे परमाणु के मस्तिष्क में। सब कुछ सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है प्रियंका, और वो यह कि रात के समय मेरे दिमाग मेरा नहीं किसी और के बस में रहता था, और मेरे दिमाग को बस में करने जैसा काम एक आदमी ही कर सकता है, और वह आदमी है बुद्धि पलट। बुद्धि पलट? हाँ प्रियंका, बुद्धि पलट ने ही मेरी बुद्धि को पलटा था, और यह उसने किया अपनी उस हार का बदला लेने के लिए जो अभी कुछ दिन पहले उसे मुझसे मिली थी। वैसे इस बार उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर और तुम्हारे द्वारा कंप्यूटर कार्ड हासिल करके तुम्हें एक तगड़ी मात दी है। यह मैं मानता हूँ, लेकिन इससे मैं कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑपरेशन बम जिस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रखा है उसे कोई मेरा जैसा ही आदमी प्राप्त कर सकता है, और चूंकि मैं अब उसके सम्मोहन से आजाद हो चुका हूँ, इसलिए देखते हैं वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे जैसे आदमी का इंतजाम कहाँ से और कैसे करता है। उधर बुद्धि पलट खत्म, सब खत्म। कितनी चालाकी से मैंने परमाणु के आसपास अपने मस्तिष्क तरंगों का जाल बिछाया था, लेकिन परमाणु और प्रियंका ने सही समय पर चेत कर सब खत्म कर डाला। अगर परमाणु का दिमाग अभी भी मेरे कब्जे में होता तो परमाणु ने मुझे आज रात ऑपरेशन बम का मालिक बना दिया होता। अब इतनी मेहनत से हासिल किए गए ये कंप्यूटर कार्ड्स मेरे लिए बेकार हैं। अब मुझे परमाणु जैसा ही कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अत्यधिक सुरक्षा उस लैब तक पहुंचने का साहस कर सके,
जिसमें ऑपरेशन बम मौजूद है। मुझे ऐसे आदमी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। दिल्ली के इस वीरान क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली का दिल समझे जाने वाले उस कनॉट पैलेस में आज जिसका नाम बदलकर इंदिरा चौक रख दिया है, अति व्यस्त एक लाल बत्ती चौराहे पर अचानक एक व्यक्ति आसमान से गिरता हुआ जमीन से टकराया। अरे ये बीच चौराहे पर कौन आ गिरा? आसमान से गिरा या खजूर से टपका? ओए अपने को क्या जी, अपनी हरी बत्ती तो हो गई, बस आगे बढ़ो। ठीक कहा जी। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जाम हो जाना क्या बड़ी बात थी। बीच चौराहे पर खड़े इस शख्स की और उलझन में डाल दिया। उफ, चारों तरफ से विचित्र से कानों को फोड़ देने वाले तेज सुर गूंज रहे हैं और हमारे चारों तरफ काली धुंध होने के कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता कि हम इस समय कहाँ हैं और यहाँ से हटकर जाएं तो किधर जाएं। ओ जमूरे, भगवान से नहीं तो रेड लाइट से तो डर, साइड से हट जा, हट जा, रास्ते से हट जा। ओए नहीं हटता तो नहीं सुनता, अभी सुनेगा। और तू ही क्या, तेरा तो बाप भी सुनेगा। रेड लाइट की ड्राइवर ने तेजी से बस आगे बढ़ाई और योद्धा को एक जोरदार टक्कर दे मारी। उह! इसी के साथ हम पर प्रहार करके हमें मारने का प्रयत्न किया गया। इसका तात्पर्य हम इस समय शत्रुओं के क्षेत्र में हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्राणी हमारा शत्रु है। योद्धा ने अनुमान लगाया और शत्रुओं के वार का उत्तर वार से देना खूब जानता है योद्धा, बल्कि घूम भी गया उसका ढकमा घन। हाँ, योद्धा ही था वह जिसके हाथ में न केवल तेजी से आ गया ढकमा घन, अब तो भागदौड़ मचनी ही थी। ओह, गुस्से में तो यह पूरा शैतान बन गया। भागो भागो, भाग खड़े हुए ये लोग। उस योद्धा के डर से जो हैरान था मैं, अब क्या हुआ? हम ढकमागन को घुमाने अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे। हमारे हाथ स्वयं वार करने के लिए उठते जा रहे हैं और फिर जब हमारे आसपास चारों तरफ हमारे शत्रु ही हैं तो यह सब एकाएक भाग क्यों रहे हैं? हम पर प्रहार क्यों नहीं करते? ओह, हम पर प्रहार करने के लिए बाण हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुचल डालो इसे। योद्धा ने दोनों कारों को अपने हाथों से रोक लिया। पर्वत कुचले जा सकते हैं दुष्टों, लेकिन योद्धा नहीं। इसी के साथ योद्धा ने दोनों कारों को पलट दिया। अब सभी के हौसले पस्त हो चुके थे। या तो कोई राक्षस लगता है, भागकर जान बचानी होगी। भागो। और जब पब्लिक के हौसले पस्त हो जाते हैं तो उन्हें याद आती है, पुलिस बचाओ, उस शैतान के हाथों से इस शहर को तबाह होने से बचाओ। इसी के साथ कुछ हेलीकॉप्टर और पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ रुख करती हैं। योद्धा को घेर लिया गया। खत्म कर दो इसे, फायर। दूसरी क्षण गोलियां तो सैकड़ों बरसी, लेकिन योद्धा ने एक को भी अपने तक नहीं पहुंचने दिया। और फिर बारूद के खेल में हम भी शातिर खिलाड़ी हैं। ये दूसरी बात है कि हमारा उद्देश्य तुम्हारी तरह किसी के प्राण लेना नहीं है, चाहे सामने शत्रु ही क्यों ना हो। सामने वाले सभी सिपाहियों को ढेर के रूप में बेहोश करके अभी योद्धा संभला भी न था कि हेलीकॉप्टर वालों ने योद्धा पे हमला कर दिया। दुष्टों, अब आपका अंत आ गया। और योद्धा ने वहां पड़ी एक गाड़ी को उठाया और हेलीकॉप्टर पर दे मारा। कॉप्टर डैमेज हो गया, कूदो। अपने उस हरकत पर एक बार फिर हैरान हुआ योद्धा। ओह, हम उन मनुष्यों की मौत का कारण बन गए, लेकिन हम क्या करें? हमें पता ही नहीं कि हम हमारे हाथों में वाहन के टुकड़ों को उठाकर उस हेलीकॉप्टर पर मार दिया। उफ, ये हम क्या हुआ है? इधर मौत से बचने के चक्कर में हमने मौत के मुंह से छलांग लगा दी है। जमीन से टकराकर हमारा कचूमर निकल जाएगा। बचाओ, हम सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता।
बचा सकता है। ऊपर वाले ने जिस मुकद्दर में मौत ना लिखी हो उसे बचाने कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। तभी वहां परमाणु नजर आया। ओह, सुरक्षित नीचे छोड़ने के साथ ही परमाणु फिर हवा में लहराया। अब मुझे बचाना है पूरे शहर को और इसके लिए टकराना है। इससे प्रोफेसर साहब होते तो इस मुसीबत का पता तुरंत ही चल जाता, लेकिन मीडिया की वजह से मुझे इसका पता कुछ देर बाद लगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं इसे रोककर एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकता हूँ। लेकिन यह आया कहाँ से और मैं कौन? धड़ाक! इस व्यक्ति के ऊपर से गिरने वाले मनुष्यों को बचाकर हमें पाप का अधिकारी होने से बचाया, परंतु फिर भी ना जाने क्यों हम इस पर प्रहार कर रहे हैं। और योद्धा के हाथ अपने आप चल रहे थे। क्या कर रहे हैं हम? इसके शरीर से भारी बिजली की फुर्ती और वार करने के स्टाइल की भी दाद देनी होगी। इसी के साथ परमाणु ने योद्धा पर एक जोरदार वार किया, लेकिन कम हम भी नहीं हैं। परमाणु के उस तेज वार ने योद्धा की विचारधारा को बदल दिया। इसके तेवर बता रहे हैं कि ये निसंदेह हमारा शत्रु है। आप हमारे शत्रु हैं, लेकिन हम आपकी सूझबूझ और प्रहार करने के ढंग की दाद दिए बिना ना रह पाएंगे। सच पूछिए तो आप जैसों के साथ लड़ने में और प्रयत्न करने में ही हमें आनंद आता है। ओह, इसके अनोखे हथियार ने मोटे लोहे के टुकड़े को मूली की तरह काट कर रख दिया। यह इस हथियार के बल पर ही प्रलंकारी बना हुआ है। इसे अपने किरणों से नष्ट करना होगा। ओह, यह क्या! मेरी घातक किरणों ने इसके हथियार का बाल भी बांका नहीं कर पाई। जाने किस रहस्यमय धातु का बना हुआ है ये। खैर, मेरी किरणें इसके हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन परमाणु रस्सी जरूर कुछ न कुछ करेगी। दूसरे क्षण परमाणु रस्सी ने योद्धा को बेबस कर डाला, लेकिन योद्धा जैसे योद्धा के एक पल से ज्यादा कहाँ बेबस रह पाते हैं। शत्रु के हर शिकंजे के साथ साथ ओह, उसका मुंह तोड़ना भी हम खूब जानते हैं। ओह, तेरे हाथों में थमा तेरा हथियार ही तेरी मुख्य शक्ति है योद्धा। इसका तेरे हाथ से छूटना नियतता ही जरूरी है। अब देखें खाली हाथ तू कैसे अपने आप को बेहोश होने से बचाता है। क्यों अब बंदर की तरह क्यों उछल कूद करने लगा? अब दिखा अपनी ताकत। आप इस न्यत्थे पर अपनी पेटी की शक्ति से प्रहार करके हमारी शक्ति देखना चाहते हैं। हम आपको अपनी शक्ति अवश्य दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी निहत्था कर दें। आई! योद्धा ने झपटकर उस युवती को दबोच लिया। अपनी पेटी को अपनी कमर से उतारकर तुरंत ही फेंक दो मित्र, अन्यथा हम इस महिला को जमीन पर पटक पटक कर समाप्त कर डालेंगे। जल्दी करो मित्र, जल्दी। ओह, उस युवती की जान बचाने के लिए मुझे इस दरिंदे की बात माननी होगी। परमाणु ने तुरंत ही अपनी बेल्ट खोल दी। शाबाश! अब जरा अपने हाथों से इस पेटी को दूर भी फेंक दीजिए, जल्दी कीजिए। परमाणु को वहां भी करना पड़ा। आश्चर्य है, हम योद्धा होकर भी एक अबला की आड़ लेने जैसा वह नीच कार्य कर रहे हैं, जो हमें कतई शोभा नहीं देता। ना चाहते हुए भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने अस्त्र ढकमागन के बिना भी कितने घातक हैं। और योद्धा के एक बार से परमाणु कई पलटियां खाता हुआ दूर जा गिरा। हमारी शक्ति का ये तो मात्र नमूना भर है। आगे आगे दिखाएंगे क्या होता है। लगता है तुझे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, लेकिन परमाणु से टकराकर जल्दी चूर चूर हो जाएगा तेरा घमंड। परमाणु के तेज वार से दीवार तोड़कर परली तरफ पहुंचा योद्धा। बिना कोई पल गवाए वापस आया। योद्धा के सामने छिन्न भिन्न होकर रह जाएगी आपकी शक्ति। अब दो शक्तिशाली एक दूसरे की शक्ति तोलने में लगे हुए थे। इस लड़ाई में दोनों योद्धाओं में से किसकी विजय हुई? क्यों ये दोनों आपस में उलझ पड़े?
दोनों के दिमाग किसके कब्जे में थे, ये सब उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके इसका दूसरा भाग टक्कर भाग 2 देखें। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियां में लगे हुए थे। कोई भी हार मानता नजर नहीं आ रहा था। इस शक्ति परीक्षण का परिणाम जल्द ही सामने आने वाला था कि तभी योद्धा के जिस्म में आ धसे कई डॉट्स खच खच, जिसमें भरी बेहोशी की दवा ने तुरंत योद्धा को लहराकर जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। प्रियंका तुम? हाँ परमाणु शक्ति में इस शैतान से जीत पाना तुम्हारे लिए एकदम असंभव था। इससे तो ऐसे ही निपटा जा सकता था, हाथियों और गेड़ों की तरह बेहोश करके। खैर, तुमने जो किया ठीक किया। अब पुलिस वालों की मदद से इसे उठाने का इंतजाम करना होगा। ओके। कई पुलिसकर्मियों के साथ प्रियंका और परमाणु योद्धा को उठाने बढ़े। ठीक तभी चमकने लगी 2 आंखें। अचानक योद्धा की तरफ बढ़ते सभी के कदम ठिठक गए। अरे ये क्या? ये तो एकाएक खड़ा हो गया। ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि नाचने भी लगा। और वो देखो, वह नाचते नाचते बनमानुष बन गया और अब बन गया ड्रैगन, आग फेंकने वाला भयंकर ड्रैगन। भागो, बचो इसकी आग से। कमाल है, परमाणु और प्रियंका अभी उसे मार रहे थे और अभी उससे डरकर पीछे हट रहे हैं। एक अच्छा खासा आदमी उन्हें आग फेंकने वाला ड्रैगन कैसे नजर आ रहा है? प्रियंका पीछे हटो वरना इस आग से हम भी जल जाएंगे। अचानक परमाणु और प्रियंका की फटी आंखों को दिखा एक और अजूबा। अरे, आग उगलता ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गया। ड्रैगन के पूरी तरह गायब होने के साथ ही सभी को एक तेज झटका लगा। उफ, ये क्या हुआ मुझे? मैं खड़े खड़े सो तो नहीं गया था? अचानक आ गई नींद में बड़ा भयानक सपना देखा मैंने। अरे योद्धा कहाँ गया? अभी तो यहीं बेहोश पड़ा था। परमाणु, यह एकाएक क्या हुआ? परमाणु बुद्धि पलट, मतलब यह प्रियंका की अभी कुछ क्षणों पहले हमारी आंखों ने देखा वह वास्तविक नहीं बल्कि बुद्धि पलट का फैलाया जाल था जो उसने योद्धा को किडनैप करने के लिए फैलाया था। तुमने ठीक कहा परमाणु, हमने एक लड़के को बेहोश योद्धा को कार में डालकर यहाँ से ले जाते देखा था। हमें यह तो नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन यह हमने अपनी आंखों से देखा था। योद्धा और उसका हथियार हवा में तैरते हुए उसकी कार में समा गए थे। यह हथियार उठाने में मुझे अपनी समस्त मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। हाँ, यही बुद्धि पलटी होगा। वह योद्धा को क्यों ले गया ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वह उसे कहाँ ले गया यह ढूंढना है। किसी अनजान जगह पर। ओह, एक झटके से उठ खड़ा हुआ योद्धा। हम कहाँ हैं और हमें यहाँ कौन लेकर आया? हम किस शत्रु के बंदी तो नहीं, तुम किसी शत्रु के यहाँ नहीं बल्कि नन्हे दोस्त के यहाँ हो योद्धा। मैं तुम्हें उस समय तुम्हारे शत्रुओं से बचाकर लाया जब उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। अगर मैं तुम्हें वहां से बचाकर नहीं लाता तो अब तक तो शायद तुम्हें समाप्त कर चुके होते। हाँ, आप वास्तव में मित्र हो, परंतु इतने छोटे होते हुए भी आप हमें उनसे कैसे और क्यों बचाकर ले आए? मैं तुम्हें उनसे कैसे बचाकर लाया यह छोड़ो, यह सुनो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। देखो इस फोटो को। असंख्य सुरक्षा गार्डों में घिरा यह भवन रक्षा मंत्रालय की प्रयोगशाला है। आधुनिक तकनीक से बनी ये प्रयोगशाला किसी अमेर किले के समान है। इस भवन में मेरी बहन कैद है। आपकी बहन? आंसू भरा है बुद्धि पलट की आंखों में। हाँ योद्धा, हाँ, मेरी मासूम बहन। उन दुष्टों ने उस नन्ही सी जान का अपहरण करके उसे वहां कैद कर दिया। मेरे पिताजी ने उसे बचाना चाहा तो जानते हो उन दुष्टों ने उनके साथ क्या हाल किया। यह मौत से बदतर जिंदगी दी है उन्होंने पिताजी को।
हाँ योद्धा, इस बच्चे ने हमें बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये बेचारा मासूम उन सैकड़ों दरिंदों से कैसे लड़ पाता। आज तुम्हारे रूप में इसे एक आशा की किरण दिखाई दी है। इसे निराश मत करना। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ योद्धा, इसे और मुझे निराश मत करना। योद्धा के कदमों में गिर गया वह। इसकी आवश्यकता नहीं श्रीमान, आपके पुत्र ने हमें शत्रुओं से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले आपने तो मात्र हमसे मदद मांगी है। अगर प्राण भी मांगे होते तो हम तुम्हें उन्हें हंसते हंसते दे देते। आप चिंता न करें मित्र, हम आपको वचन देते हैं कि शत्रुओं की कैद से हम आपकी बहन को छुड़ाकर अवश्य लाएंगे। जिस प्रयोगशाला में आपकी बहन बंदी है वह कितना ही अमीर सही, लेकिन हमसे टकरा कर चूर चूर हो जाएगा। सिंह की भांति दहाड़ता हुआ योद्धा वहां से बाहर निकल गया, इस बात से बेखबर कि वह एक मुसीबत को अपने साथ लिए जा रहा था। उसके जाने के कुछ देर बाद ही, जवाब नहीं तेरा ब्रेनू, सचमुच जवाब नहीं। इतने शक्तिशाली योद्धा को तूने सिर्फ इतने छोटे से दिमाग से जीत लिया। सब आपके प्रताप का फल है खूंखार चाचा। अचानक खूंखार भरती चली गई खूंखार के स्वर में। इसी तरह, ठीक इसी तरह दिन तू परमाणु के दिमाग पर भी विजय करके उससे भयानक मौत मारेगा। उस दिन तेरे खूंखार चाचा के सीने में ठंडक पड़ेगी। उसकी वजह से ही मेरी यह दुर्गति हुई है। देखने लगी थी लड़के की आंखें। जब वह समय आएगा तो देखना चाचा, योद्धा के हाथों परमाणु कैसे तड़प तड़प कर मरता है। परमाणु को कुत्ते की मौत मारने के लिए अब उसे अपने दिमाग के जाल में फंसाने की कोई जरूरत नहीं चाचा। योद्धा के रूप में उसकी मौत का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। ऑपरेशन बम का मुख्य संरक्षक होने के नाते वह योद्धा को रोकने जरूर पहुंचेगा। अचानक खूंखार को कुछ याद आया। एक बात तो बता ब्रेनू, योद्धा के चेहरे के आसपास काली किरणों का घेरा सा है, क्या है वो? पूरी तरह तो मैं उसके बारे में मालूम नहीं कर पाया, लेकिन इतना जरूर है कि कोई शक्ति उस काली किरणों के रूप में योद्धा के मस्तिष्क पर हावी है, जो उसे सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहती। अगर ऐसा है तो तू उस पर हावी होने में कैसे सफल हो गया? अपनी विलक्षण शक्तियों से आप यूं समझिए कि मेरी मानसिक शक्ति और उन काली किरणों के रूप में मौजूद उस रहस्यमय शक्ति के बीच घमासान मानसिक युद्ध हुआ था, जिसमें उसे बेहोश करके और फिर योद्धा के मस्तिष्क पर कब्जा करके मैं सफल हो गया। अब वह शक्ति योद्धा के इर्द गिर्द बेहोशी के रूप में मौजूद है, और जब तक उसे होश आएगा तब तक योद्धा हमारा काम कर चुका होगा। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि पूरा होगा मेरा फर्ज और आपका हर सपना। वाह मेरे बच्चे वाह, बड़ों बड़ों को घन चक्कर बना दिया है तेरे इस नन्हे दिमाग ने। अपने इस बच्चे से यह प्यार बाद में कर लेना खूंखार चाचा। फिलहाल तुम्हें अकेला छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने मस्तिष्क को रक्षा मंत्रालय की लैब में केंद्रित करके योद्धा से मानसिक संपर्क स्थापित बना सकूं। उधर योद्धा लैब तक जा पहुंचा था। भाग जाओ शत्रुओं, भाग जाओ, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भाग जाओ। क्यों विकलांग होना चाहते हो? ढकमागन से निकले तीरों के कहर धाता चला गया। योद्धा अपनी हर बाधाओं को पार करता चला जा रहा था, लेकिन बढ़ने वाले फिर भी आगे बढ़ रहे थे। आपको एक एक करके रोकने में हमारा काफी समय व्यर्थ हो चला, इसलिए अब हम आपको एक साथ रोकने का स्थायी प्रबंध करते हैं। कुछ ही पलों बाद देखने वालों के दिखा हुआ हैरतअंगेज नजारा। हमने अपने आप के बीच वाले रास्ते पर बारूद से भरे तीर बिछा दिए हैं। रास्ते पर तिल रखने की जगह नहीं है, इसलिए इस रास्ते को पार करने आप जो भी हम तक पहुंचना चाहे पहुंच सकता है, लेकिन ध्यान रहे जिसका भी पांव बारूद भरे तीरों से जरा भी छू गया उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। सभी को शक्ति की हालत में छोड़कर योद्धा आगे बढ़ गया। महाबली महाबलशाली देव शक्ति धारक क्रोधी योद्धा से टकराने चले थे। योद्धा जा पहुंचा मजबूती से बंद कंप्यूटर साइड दरवाजे के सामने। प्रयोगशाला के अंदर पहुंचने का यह एकमात्र लोद्वार हमें आपकी सौगंध और अपना वचन पूरा करने से हरगिज नहीं रोक पाएगा।
अपने ढकमागन से इस लोहद्वार का सीना फाड़ डालेंगे हम। फिर तो यूं ही रास्ते में आई हर अड़चन को अपने क्रोध और ढकमागन के कहर का निशाना बनाता हुआ योद्धा अपनी मंजिल के एकदम करीब जा पहुंचा। उस सामने वाले कक्ष में वह लड़की शत्रु का हर चक्रव्यूह को तोड़कर जिसे मुक्त कराने हम आए हैं। अब मन्नू की तरह तुम हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो आ गए योद्धा, लेकिन जिस तरह अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया था उसी तरह तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। आप यहाँ, हम तो आपको अच्छी प्रवृत्ति वाला मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन आपने एक मासूम बच्ची को बंदी बनाने वालों का साथ देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि आप भी दूसरों की तरह बुरे हैं और आप जैसे बुरे आदमियों को अपने रास्ते से हटाना हमारा परम कर्तव्य है। तुम क्या कह रहे हो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम जो चाहते हो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे यहाँ निपटने के ऐसे आधुनिक प्रबंध किए हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। कहो पहलवान, कैसी रही? बहुत अच्छी मित्र, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन प्रबंधों से आप योद्धा को रोकने में सफल हो जाओगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, समझे? उफ, शक्ति का ऐसा अनोखा नमूना मैंने पहले ना कहीं देखा ना सुना, लेकिन यह अपने शक्ति से शायद ही इन मजबूत जंजीरों को तोड़ने में सफल हो पाएगा। एक और धोखा, लेकिन ये भी हमें बंदी बनाकर नहीं रख पाएंगे। अब हम आपको कोई अन्य चतुराई दिखाने का अवसर कतई नहीं देंगे। इन जंजीरों से आप हमें बांधना चाहते थे ना, अब हम आपको बांधेंगे और फिर देंगे हम आपको एक भयानक मौत। जल्द ही। आप जैसे शैतान मनुष्यों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए परमाणु मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके तेवर बता रहे हैं कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसका ढकमागन तेजी से घूमकर आया नहीं कि मेरी आत्मा परमात्मा के पास पहुंची नहीं। अरे ये क्या हुआ? वार करने के लिए उठा योद्धा का ढकमागन एकाएक उसके हाथ से क्यों छूट गया? एकाएक वह अत्यधिक पीड़ा से क्यों चीखने लगा? और ये क्या हो रहा है? इसके चेहरे के इर्द गिर्द जमा हुई काली धुंध इसके चेहरे से हटकर नीचे की तरफ जा रही है और ले रही है एक इंसानी नहीं शैतानी रूप। इधर बुद्धि पलट को लगा एक तेज झटका। आह, क्या हुआ ब्रेनू, तू इस तरह क्यों चौंका? सब गड़बड़ हो गई खूखा चाचा, योद्धा का मस्तिष्क मेरे मस्तिष्क तरंगों के जाल से निकल गया। ओह, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? योद्धा के चेहरे के इर्द गिर्द मौजूद शक्ति मेरी सोच से पहले ही होश में आ गई। ओह, अब क्या होगा? उसका मतलब हमारे हर मंसूबे पर पानी फिर गया, जबड़े भिज गए उसके। नहीं खूखा चाचा नहीं, सफलता के इतने नजदीक पहुंचकर हार नहीं मानेगा आपका बच्चा। हमारा हर मंसूबा पूरा होगा हर हाल में। लड़के की आंखों में शोले दहक रहे थे, जबकि यहाँ हम कहाँ हैं और आप कौन हैं? तू इस समय पृथ्वी पर है योद्धा, लेकिन मैं पृथ्वी का नहीं, काललोक का शैतान हूँ, कालदेव का सेवक, जिसके विनाश का कारण तुम हो। अपने स्वामी के विनाश का तुमसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ। आप हमारे साथ आए हैं, कैसे और कब? उस समय जब तुम देवलोक के धूमकेतु की टक्कर से बचने के लिए गए थे। जब तुम धूमकेतु नष्ट कर रहे थे तब अदृश्य रूप में मैं वहीं था। यही है मेरे स्वामी के विनाश का जिम्मेदार। मैं इसे तड़पा कर मारूंगा। अपने शक्तियों से अदृश्य काली धुंधले के रूप में बदलकर धीरे धीरे इसके मस्तिष्क पर कब्जा करके मैं इसे ऐसे कार्य करने के लिए विवश करूंगा जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना हो। काली धुंध के रूप में तुम्हारे चेहरे के आसपास छा गया। फिर तुम देवलोक से अपने पिता की आज्ञा लेकर वापस पृथ्वीलोक चल दिए। काली धुंध के रूप में मैं तब भी तुम्हारे साथ था। तुम्हारा मस्तिष्क मेरे अधिकार में आ चुका था, इसलिए तुम दिशा भ्रम हो गए और राजनगर की जगह इस नगर में उतर गए और मैंने तुमसे मनचाहा कार्य यानी तबाही मचवानी शुरू कर दी। ओह, तो हम आपके कारण यह काम करते रहे जो हमारे व्यक्तित्व और कार्यशैली से कतई मेल नहीं खाते थे।
हाँ, और मैं अभी तुमसे ना जाने क्या क्या करवाता अगर किसी अन्य शक्ति ने एकाएक तुम पर प्रहार करके मुझे अचेत करके तुम्हारे मस्तिष्क पर अपने काबू में न ले लिया होता। हमारे मस्तिष्क में किसी और शक्ति ने भी खिलवाड़ किया है। किसने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसी शक्ति के प्रभाव के कारण तुम इस समय यहाँ मौजूद हो। या तो अचानक लगे तेज झटके से मुझे होश आ गया और उसी शक्ति के प्रभाव से तुम्हें मुक्त करे तुम्हारे सामने इसलिए आ खड़ा हुआ कि वह शक्ति निसंदेह बुद्धि पलट है। अब मैं तुमसे सीधा युद्ध करके तुम्हें समाप्त करने की इच्छा रखता हूँ। ओह जबड़े पीसता हुआ समला योद्धा, आपने धोखे से हमें अपनी शक्ति के जाल में फंसाकर हमें मोहरा बनाकर हमसे गलत कार्य करवाए। हम आपको छोड़ेंगे नहीं शैतान। ओह यह क्या, हमारा ढकमागन तो धुंध में फंस गया। ठीक कहा योद्धा, मेरा विचित्र धुंध शक्ति में ही फंस गया है। तेरा अस्त्र इसे निकाल सकता है तो निकाल। आश्चर्य है, हम पूरी शक्ति लगाकर भी ढकमागन को धुंध में से नहीं निकाल पा रहे। ओह, जो योद्धा ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, हाथों से वार करना चाहता है। ले, ये तेरे धुंध शक्ति में फंस गए। ले, अब तेरा शरीर भी फंस गया। अब तू हिलडुल नहीं सकता। अब मैं तुझको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी दर्दनाक चीखें मुझे बड़ा आनंद दे रही हैं। योद्धा की चीखों का जहां करू भरपूर मजा ले रहा था, वहीं परमाणु योद्धा नामक वह आदमी गलत है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय उसकी जो हालत है वह मेरे लिए असहनीय है। मैं उसे यूं तड़प तड़प कर मरता नहीं देख सकता। मैं उसे करू नामक उस शैतान से जरूर बचाऊंगा। परमाणु का शरीर हरकत में आया, इन जंजीरों के बंधन से आजाद होकर। अब बस कर शैतान, बंद कर अपनी यह शैतानी। ओह, तूने अपने आप को मुक्त कर लिया पृथ्वी के कीड़े। मैं अभी अभी धुंध शक्ति से तुझे तेरी शक्तियों से मुक्त करता हूँ। अपनी इस बकवास शक्ति से किस बच्चे को डराइयो। हैरान हो गया ना बेटे? ले थोड़ा और हैरान हो। मैं परमाणु और मैं तेरी शक्ति का तिया पाँच करना खूब अच्छी तरह जानता हूँ। और अब चूंकि ज्यादा हैरान होने की सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह सो जा। नीचे गिरने से पहले ही होश खो बैठा था करू, और इसी के साथ योद्धा करू के धुंध शक्ति के बंधनों से मुक्त हो गया। ठीक तभी, बहुत अच्छा, मेरे एक दुश्मन को कम करके तूने बहुत अच्छा किया परमाणु। बुद्धि पलट, तुम यहाँ? हाँ परमाणु, ऑपरेशन बम को हासिल करने मुझे खुद यहाँ आना पड़ा, और अब चूंकि मैं मंजिल के एकदम पास खड़ा हूँ तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। ओह, तो इसका मतलब तुम ऑपरेशन बम का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। तुमने ठीक पहचाना परमाणु, उसके बल पर मैं सारी दुनिया को अपने खूंखार चाचा के कदमों में झुका देने का और उन्हें दुनिया भर की दौलत से लाद देने का सपना देख रहा हूँ। लेकिन चूंकि तुम मेरी राह के सबसे बड़े रोड़े हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें ही अपने रास्ते से हटा। ठहरिए ठहरिए नन्हे दोस्त, आपके शब्दों से षड्यंत्र और मक्कारी की बू आ रही है, जबकि आपने तो कहा था कि आपकी बहन कैद में है। किसी सातिर और घाघ चालबाज की तरह मुस्कुराया योद्धा से बोला वह, बहन से बड़ा रिश्ता है ऑपरेशन बम से मेरा दौलत का रिश्ता। उफ, इतना बड़ा धोखा, ऐसा फरेब। हम आपको इसका भरपूर दंड देंगे नन्हे शैतान। मुझे दंड देना जरूर, लेकिन पहले अपने आप को तो संभालो। परमाणु आगे बढ़ा तो बुद्धि पलट ने उसे भी अपने मानसिक तरंगों में फंसा लिया। शैतान, तेरी तरफ से मैं असावधान नहीं हूँ परमाणु। एक बच्चे के सामने असहाय हो चुका था वंडरमैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ परमाणु, जिसके पास थी आधुनिक वैज्ञानिक शक्तियों से लैस बेल्ट और क्रोधी शक्तिमान महाबली महारथी जैसे नामों से पुकारा जाने वाला वह योद्धा, जो ढकमागंज जैसे प्रलंकारी दिव्यास्त्र का स्वामी था। हा हा, बुद्धि पलट के इस घातक मानसिक वार से तुम हरगिज नहीं बच सकते। ये मानसिक तरंगें कुछ ही पलों में तुम दोनों के मस्तिष्क को
किसी तरबूज की भांति फोड़ कर रख देंगी। दोनों योद्धा भयानक दर्द सहन कर रहे थे। जल्दी तुम दोनों का हत्यारा कहलाया जाएगा। बुद्धि पलट की घातक किरणों के कहर के आगे भी योद्धा ने अपने मस्तिष्क को कुछ हद तक अपने काबू में किया हुआ था। योग विद्या से अपने मस्तिष्क को शून्य कर अब तक तो हमने अपने मस्तिष्क को उस दुष्ट बालक की तरंगों के प्रभाव से बचा रखा है, लेकिन हम ऐसा करने में ज्यादा देर सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा ताकि हम स्वयं को और अपने इस मददगार को काल के क्रूर पंजों से बचा सकें। और इसके लिए हमें अपनी ताकत, अपनी सहन शक्ति का जर्रा जर्रा प्रयोग करना होगा। ओह, इसकी तरफ पहला कदम बढ़ाते ही हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पैरों के साथ कई मन भारी शिला बांध दी गई हो, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं। योद्धा आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। तिल तिल सरक कर हम उस दुष्ट बालक तक पहुंचकर ही रहेंगे। और योद्धा ने एक मुष्टि प्रहार उसके सिर पर किया। शक्तिशाली योद्धा के उस प्रहार को सहन कर भला वह बच्चा कहाँ अपने पैरों पर खड़ा रह पाता। बेहोशी की दुनिया में कूच कर या बुद्धि पलट का होश। इसी के साथ परमाणु और योद्धा को उसकी मानसिक तरंगों से आजाद होना ही था। उफ, बुद्धि पलट ने तो मार ही डाला था हमें। तुमने ठीक समय पर बचा लिया दोस्त। मित्र, आप हमें मित्र कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम ही हो इस समय लायक। करुआ बुद्धि पलट की बातों से मैं जान चुका हूँ कि तुम गलत नहीं, बल्कि उन दोनों की शक्तियों ने तुम्हें गलत बनाया था। वैसे एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ हो? इस सवाल का जवाब मैं दूं तो कैसा रहेगा? इनका नाम योद्धा, ये राजनगर में रहते हैं। राजनगर का बच्चा बच्चा इन्हें अपराधियों का दुश्मन और मजलूमों का दोस्त के रूप में जानता है। राजनगर के सुपर हीरो हैं ये, ठीक उसी तरह जैसे तुम दिल्ली के। ओह, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बात मुझे नहीं, ममता पाठक को पता चली। राजनगर स्थित उसकी वीडियो मैगजीन ब्रांच ने योद्धा के बारे में न्यूज सुनकर उसे फैक्स से यहाँ खबर दी। ओह, समझा। अब गिले शिकवे दूर करने का वक्त था। क्षमा करना मित्र, भूलवश हमारे से जो अपराध हो गया है उसके लिए आप और आपके नगर वाले हमें जो भी दंड देंगे उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। भूल जाओ उसे। हम जानते हैं कि वह किसी और जल्द की यह बात इस शहर के निवासी और सारा प्रशासन भी जान जाएगा कि आप अपराधी नहीं। बाकी बातें बाद में, पहले मैं इन दोनों को गिरफ्तार करवाने का इंतजाम करवा दूं, फिर जल्दी। अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अपने नगर लौट सकें। कोई बड़ी ही बेसब्री से वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अपने अपने ख्यालों में डूबे मानवता के दो रक्षक अपने अपने रास्ते की तरफ चल दिए। विदा दोस्त। पता नहीं प्रोफेसर साहब बम्बई से लौटे या नहीं। देवता ने चाहा तो फिर मिलेंगे। राजनगर में स्नेहा और मैडम एक्स नामक वे दोनों देवियां ना जाने किस हाल में होंगी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।